हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मुग़ल डायनेस्टी के ऊपर है। तो ये जो वीडियो है ये हर एग्ज़ाम के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर तरीके के क्वेश्चन डाले गए हैं। लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हैं इस एक वीडियो में। आप इस वीडियो को देखें और अपने आप को भी जज करें कि आपकी तैयारी मुग़ल डायनेस्टी में कितने स्तर तक है। ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम का मतलब है ग्रुप डी का हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एस यानी ग्रुप सी डी और यूपी पीसीएस के कुछ एग्ज़ाम्स में इस वीडियो से मुग़ल डायनेस्टी के क्वेश्चंस आपको इजीली देखने को मिलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। कुछ वीडियोस और हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वो शॉर्ट वीडियो हैं 20-20, 30-30 मिनट की, जैसे सल्तनत काल हो गया या वैदिक सभ्यता हो गई, राजपूत काल हो गया, मुग़ल डायनेस्टी का ही एक हल्का सा पार्ट है। उन वीडियो को भी ज़रूर आप देखें और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में वो वीडियोस चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल पे कमेंट करें वीडियो के एंड में, तो हम आपको उन पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 1526 में इसने इसकी स्थापना की थी। अगला है, बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों, इसमें हम मुगल साम्राज्य के A to Z सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला देखते हैं। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म फरगना नामक एक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1493 को। अगला है, बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंशज थे। ठीक है, अगला देखते हैं। किस विजय के उपरांत बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया था? तो काबुल व गजनी विजय के उपरांत बाबर ने पादशाह की उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, अगला है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? ये तो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसके युद्ध को याद करना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले उसके द्वारा लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर हुआ था खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, इसको क्रम से हम अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ये हुआ था 1526 में। देखिए, बाबर के युद्ध जो है एक एक साल आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। सभी युद्ध में बाबर की विजयी हुई थी। अगला है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। जो मेदिनी राय था वो कौन था? राजपूत शासक था। ठीक है, ये हुआ था 1528 ईस्वी में। अगर है, घाघरा का युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ था? तो घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के मध्य हुआ था। अफगान मतलब महमूद लोदी, जो कि अफगानी शासक था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। अगला है, बाबर की मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो बाबर की मृत्यु हुआ था आगरा में। ठीक है, ये हुआ था 26 दिसंबर 1530 को। देखिए, इसके सभी युद्धों को याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक कुछ ऐसा है कि 1526 में पानी पिया, खाना खाया, चलते हुए घर गया और मर गया। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक है। ये सभी उसके जो युद्ध लड़े गए थे और उसके मृत्यु तक का हो जाएगा ट्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बकी ने। बाबर का जो सेनानायक था मीर बकी, उसने करवाया था। अभी बाबरी मस्जिद और अयोध्या वाला मामला बहुत ज़्यादा चला है, तो ये प्रश्न के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। ठीक है, अगला है, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है बाबर को। अगला है, बाबर ने किस नाम से चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर ने चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या था? शाहरुख। शाहरुख के नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या जिसको तुजुके बाबरी भी कहा जाता है, किस भाषा में लिखा था? तो ये तुर्की भाषा में जो है लिखा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रण किसने दिया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रण दिया था पहला दिया था पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और दिलावत खान लोदी ने। ठीक है, दूसरा किसने दिया था? इब्राहिम लोदी का चाचा जो था, कौन था? आलम खान लोदी। इसने जो है भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रण दिया था बाबर को। तीसरा, मेवाड़ के शासक जो राणा संगा थे, उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रण दिया था। ठीक है, आखिर में इनके साथ ही युद्ध होता है उसका। अगला है, बाबर ने तोप खाना का प्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है,
तोप खाने की विधि का नाम क्या था? तोप खाने की विधि थी, उसका नाम था उस्मानी विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तोप संचालन का नेतृत्व किसने किया था? तो तोप संचालन का जो नेतृत्व किया था वो किया था उस्ताद अली कुली ने। अगला प्रश्न है, बाबर सेना में बंदूकधारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बंदूकधारियों का जो नेतृत्व किया था उसने किया था उस्ताद मुस्तफा ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो तुलुगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाबर ने तुलुगामा युद्ध नीति किससे ग्रहण किया था? तो ये उज्बेगों से जो है ग्रहण किया था। ठीक है। अगला है, बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं। अगले हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। कहाँ हुआ था? काबुल में। ठीक। अगला है, हुमायूं का मूल नाम क्या था? मूल नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो उसका मूल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो हुमायूं की माता का नाम था महाम बेगम। अगला है, हुमायूं की पत्नी कौन थी? तो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, हुमायूं की बहन का नाम क्या था? हुमायूं की बहन का नाम, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे हम उसको देखेंगे। अगला है, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 40 तक पहला, और दूसरा हुआ था 1555 से 56 तक। 1540 से 55 के बीच में सूर्यवंश का साम्राज्य आ गया था, वह हम आगे देखने वाले हैं। अगला है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से? तो इसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे, कलिंजर का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, और सरहिंद का युद्ध हुआ था। ये चारों युद्ध जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कलिंजर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कलिंजर का युद्ध हुमायूं और रुद्र प्रताप देव के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1531 में, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। अगला है, चौसा का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में। ठीक है। शेर खां ही शेर शाह सूरी है, जिसका बाद में नाम जो है चेंज होता है। ये कब हुआ था? 1539 में, जिसमें शेर खां विजयी हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। यही शेर खान भी है जो 1540 में हुआ था। देखिए, जस्ट एक साल बाद इसमें शेर शाह विजयी हो जाता है। ठीक है। अगला है, सरहिंद का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। सिकंदर सूरी कौन था? सिकंदर सूरी था शेर शाह सूरी का पुत्र था। ठीक है। ये कब हुआ था? 1555 ईस्वी में, और हुमायूं इसमें विजयी हुआ था। यहाँ से मुगल साम्राज्य दोबारा स्थापित हो जाता है। अगला है, किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी? शेर शाह की उपाधि, तो चौसा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। अगला है, किस युद्ध में शेर शाह ने दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद शेर शाह ने दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। अगला है, किस युद्ध में हुमायूं ने दिल्ली व आगरा को वापस ले लिया था? तो हुमायूं ने सरहिंद का जो युद्ध हुआ, ये किसके विरुद्ध हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी का जो पुत्र था सिकंदर सूरी, उसके मध्य हुआ था। तो इसमें दिल्ली और आगरा को वापस ले लेता है वो। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की गुलबदन बेगम कौन थी? तो उसकी बहन थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अगला है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की एक विधवा थी। अगला है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू करवाया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। वैसे सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न अधिक पूछा जाता है। अगर बाकी प्रश्न 5-5 बार पूछे जाएंगे तो ये कम से कम 10 बार पूछे जाएगा, ऐसा है एक साल में। तो ये शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला है, शेर शाह के समकालीन कवि कौन थे? तो इसके समकालीन कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। बाद में शेर शाह सूरी बन जाता है वो। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस वंश की स्थापना की थी? तो शेर शाह ने सूर वंश की स्थापना की थी।
सूर्यवंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1540 से 1555 तक था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो शेर शाह का शासनकाल था 1540 से 1545 तक। लेकिन उसी को बोले कि शेर शाह सूरी के मतलब सूर्यवंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो हो जाएगा 1540 से 1555। यहाँ पे पूछा है शेर शाह का, तो शेर शाह 1540 से 1545। अगला है, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। अगला है, शेर शाह के पिता कौन थे? तो हसन खां जो थे वो शेर शाह के पिता थे और वो सासाराम के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, शेर शाह के शासनकाल में लगान या भूमि का कर कितना होता था? तो कर जो होता था, जितना भी उपज होता था उसका 1/3 हिस्सा लगान के रूप में दिया जाता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शेर शाह सूरी के साम्राज्य विभाजन का क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटे होता था गांव, उससे थोड़ा बड़ा होता था परगना, और उससे बड़े को कहा जाता था सरकार या जिला कहा जाता था, फिर आता था प्रांत। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस रोड की मरम्मत करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है, जो बंगाल से पाकिस्तान को जोड़ता है, उसका मरम्मत करवाया था। अगला, शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, और कैसे हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर युद्ध के समय 1545 ईस्वी में। और कैसे हुई थी? तो उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय वो जो है उसके पास में अचानक से फट जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस नगर की स्थापना किया था? तो पटना नगर की स्थापना किया था शेर शाह ने। अगला है, शेर शाह ने भूमि के माप हेतु किसका उपयोग किया था? तो उस समय भूमि के नाप हेतु गजे सिकंदरी का उपयोग किया था। गजे सिकंदरी नामक एक सन की डंडी थी, जिसका उपयोग शेर शाह ने किया था, जो कि 31 उंगली या 32 इंच के बराबर होती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हुमायूं का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो हुमायूं का उत्तराधिकारी जो था वो अकबर था, उसका पुत्र था। अकबर का मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सभी मुगल शासक के जो फेमस हुए वो नाम अलग अलग थे, और उनका जो मूल नाम था या बचपन का नाम था वो अलग था, तो उसको भी याद करना बहुत जरूरी है। अगला, अकबर की माता का नाम क्या था? तो उसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। अगला, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो उसका राज्याभिषेक हुआ था कलानौर पंजाब में। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, जो कि एक सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 1556 में कलन और पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अगला, अकबर का संरक्षक व प्रधानमंत्री कौन था? तो बैरम खान जो था अकबर का संरक्षक था, जिसको अकबर खान बाबा कह करके बुलाता था। उसका संरक्षक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब अकबर पहली बार राजा बना तो उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष के लगभग थी, इसीलिए बैरम खान को उसका प्रधानमंत्री और संरक्षक नियुक्त किया गया था। अगला है, बैरम खान की हत्या किसने किया था? तो मुबारक खान नाम के एक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा बोला जाता है, के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखा था। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 15 नवंबर 1556 को। देखिए, फरवरी में अकबर राजा बनता है और पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है, तो द्वितीय युद्ध हो जाता है, पानीपत का द्वितीय हो जाता है 1556 में नवंबर में। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य में। हेमू कौन था? तो आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह का जो सेनापति था वो कौन था? हेमू। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध हुआ था, लेकिन अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने युद्ध लड़ा था, और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान ने युद्ध लड़ा था। अकबर और महाराणा प्रताप ने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला है, अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा? वो कब पुर्तगालियों से मिला? पुर्तगाली जिसे यूरोपियन बोला जाता है, उसने गुजरात विजय के दौरान 1972 में पहली बार समुद्र को देखा था, और उसी समय पुर्तगालियों से मिला था।
अगला प्रश्न है अकबर का अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो असीरगढ़ का जो आक्रमण था वो अकबर का अंतिम आक्रमण था, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न यही है, अकबर की मृत्यु कब हुआ था पूछे तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में जो है, आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर का मकबरा स्थित है। अहमदनगर की शासिका कौन थी? अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। कई बार पूछा जाता है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी। अगला है अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन सूफी संत थे। अगला है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अकबर ने प्रथम राजपूत वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किया था? तो कछवाहा राजपूतों से अकबर ने पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा किसे दिया गया था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती जो था उसको अकबर ने पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा स्थापित धर्म क्या था? तो दीने इलाही धर्म जो है अकबर द्वारा स्थापित धर्म था। अगला है अकबर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जब हुमायूं निर्वासित काल जीवन व्यतीत कर रहा था, जब शेरशाह सूरी से युद्ध हार जाता है तो 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत करता रहता है, उसी समय अकबर का जन्म होता है। अगला है अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अब्दुस समद और दसवंत बसावन, ये तीनों जो है अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अगला है अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था अकबर। अगला प्रश्न है अकबर के समकालीन कौन थे? तो तानसेन, बैजू बावरा, रामदास और बाज बहादुर, ये तीनों अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है अकबर का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र कौन था? तो जहांगीर उसका पुत्र था, जिसको सलीम भी बोला जाता है। सलीम के नाम से काफी फेमस हुआ था, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो उसके बचपन का नाम था सलीम। अगला है जहांगीर का पूरा नाम क्या था? तो जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अगला प्रश्न है जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो उसकी माता का नाम था हरकाबाई, जिसको फिल्मों में जोधाबाई बताया जाता है, वही जहांगीर की माता थी। क्वेश्चन नंबर 85 है जहांगीर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। अगला प्रश्न है जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। अगला अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में 1615 में बनवाया था अनारकली का मकबरा। अगला प्रश्न है जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि किसे दिया था? तो अली कुली बेग को जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि दिया था। अगला नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां को मेहरुन्निसा बोला जाता था। अगला प्रश्न है गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी नूरजहां की जो माँ थी, कौन? अस्मत बेगम, इन्होंने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो जेम्स प्रथम का दूत था, वही जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कब आया था? वो 1608 से 1611 ईस्वी के दरमियान आया था। क्वेश्चन नंबर 92 है जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। दूसरा अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। ये कब आया था? 1615 से 19 के बीच में। इसने जहांगीर को अजमेर में मुलाकात की थी। अगला है भारत का पहला पूर्णतः संगमरमर से बना मकबरा किसका मकबरा है? तो एतमादुद दौला का मकबरा जो है, जो कि आगरा में स्थित है, वो भारत में पूर्णतः संगमरमर से बना पहला मकबरा है। अगला है एतमादुद्दौला। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी? एतमादुद्दौला की पुत्री थी। अगला है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये शाहदरा में स्थित है। शाहदरा कहाँ है? लाहौर में। अगला प्रश्न है जहांगीर की आत्मकथा किसने व किस भाषा में लिखी थी? तो जहांगीर की आत्मकथा जहांगीर ने लिखी थी
फारसी भाषा में, और उसका जो शेष भाग था उसको मोतविन खान ने पूर्ण किया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया था? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी कौन था? तो फ्रांसिस्को पल्सर जो था वो जहांगीर के काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी था। अगला है, नूरजहां गुट के सदस्य कौन कौन थे? तो नूरजहां गुट के सदस्य थे मिर्जा ग्यास बेग, असमत बेगम, आसफ खां और खुर्रम। ये चारों नूरजहां गुट के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 100 है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो पक्षी चित्र विशेषज्ञ पूछे तो मंसूर था। ठीक है, इसको किसकी उपाधि दी गई थी? तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। उसके बाद व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ कौन था? तो अब्बुल हसन, ये व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों हम 100 प्रश्न देख चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न है, जहांगीर का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र कौन था? तो शाहजहां जो है जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। अगला है, शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई जो है शाहजहां की माता का नाम था, जो जहांगीर की द्वितीय पत्नी थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। अगला है, शाहजहां का पूरा नाम क्या था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद कीरा निशानी, ये शाहजहां का पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो शाहजहां का जन्म हुआ था 15 जनवरी 1592 को। कहाँ को काट दीजिए। अगला, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? तो शाहजहां का शासनकाल था 1627 से 1658 तक। अगला प्रश्न है, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल भी कहा जाता है। उसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला है, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खदान से निकला था। अगला प्रश्न है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो गोलकुंडा का जो वजीर था मीर जुमला, जिसको मीर सईद भी बोला जाता है, उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 16 फरवरी 1628 को। अगला है, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल कहा जाता है, किसकी पुत्री थी? तो ये आसफ खां की पुत्री थी। अगला है, शाहजहां के दरबार का संगीतज्ञ कौन था? तो लाल खां जो था वो शाहजहां के दरबार का संगीतज्ञ था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, ये दोनों शाहजहां के प्रमुख चित्रकार थे। अगला है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा सिकोह पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार का राजकवि कौन था? तो शाहजहां के दरबार का राजकवि था कलीम। शाहजहां ने किस प्रथा को बंद करवा दिया था? तो सिजदा एवं पालबोस, 2 प्रकार की प्रथा हुआ करती थी मुगल काल में, उसको शाहजहां ने बंद करवा दिया था। ठीक है। अगला है, दारा सिकोह की उपाधि कौन कौन सी थी? तो दारा सिकोह की पहली उपाधि थी शाह बुलंद इकबाल, दूसरी उपाधि थी सिर्रे अकबर, और तीसरी उपाधि थी लघु अकबर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लघु अकबर किसको कहा जाता था? तो दारा सिकोह को लघु अकबर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस नगर की स्थापना किया था? तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद, जिसको वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, उसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह को सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लघु अकबर किसने कहा था? तो लेन पुल ने दारा सिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लघु अकबर कहा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाहजहां का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र कौन था? तो ये था औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने शाहजहां को कहाँ कैद करवाया था? तो आगरे के किले में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करवाया था। अगला प्रश्न है,
औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल, जिसको अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है। अगला है, औरंगजेब का अन्य नाम क्या था? तो औरंगजेब को आलमगीर भी बोला जाता था। अगला प्रश्न है औरंगजेब, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था और शासनकाल कब तक था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में, उसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, और उसका शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707 तक। अगला प्रश्न है औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। क्वेश्चन नंबर 127 है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू कर दिया था? तो जजिया नामक कर को औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। कई सिक्कों में उसके वीणा बजाते हुए चित्रित वर्णन भी है। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह को साहिब बेखबर कहा जाता था? अगले आने वाले 3-4 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। साहिब बेखबर किसे कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर कहा जाता था। औरंगजेब के बाद यही मुगल बादशाह बने थे। अगला है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। साहिब बेखबर, ठीक है, साहिब बेखबर, बहादुर शाह, लंपट मूर्ख, जहांदार शाह। अगला देख लेते हैं किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था? तो फर्रुख सियार को घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, घृणित कायर पूछे फर्रुख सियार, रंगीला बादशाह पूछे मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, ये तो कम से कम 100 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। उसी को कभी कभी बहादुर शाह द्वितीय भी दे दिया जाता है। दोनों का सेम नाम है, दोनों में से कोई भी दिया रहेगा तो इसको आंसर ले लेना है, क्योंकि इसी एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अगला तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था जो तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है नादिर शाह ने किसके काल में आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह एक लुटेरा था। अगला है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, इसी कारण हम राजा राम मोहन राय कहते हैं। तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। अगला है मयूर सिंहासन के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण किया गया था उसके प्रमुख कलाकार थे बेबादल खां। अगला प्रश्न है तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ कौन ले गया था? तो नादिर शाह जो है वो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को अपने साथ लूट करके ले गया था। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? देखिए मुगल चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? तो हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, अगर आपसे पूछे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल चित्रकला का। ठीक है, मुगल चित्रकला का नींव हुमायूं के शासनकाल में और स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो प्रतिबंध आपसे पूछे तो हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का पहली बार ढाला गया था। ठीक है, चांदी का जो रुपया होता था वो 180 ग्रेन का होता था और जो तांबे का दाम होता था वो 380 ग्रेन का होता था। अगला प्रश्न है किसने सिक्के पर देवी देवता, कौन से देवी देवता? सीताराम का चित्रण करवाया था? तो अकबर ने अपने द्वारा जारी किए सिक्के पर सीताराम का चित्रण करवाया था। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा जारी सिक्का व उनके नाम क्या क्या थे? तो उसने जो सोने का सिक्का जारी किया था उसे कहा जाता था इलाही। उसने जो चांदी का वर्गाकार सिक्का, ठीक है, वर्गाकार सिक्का जो जारी किया था वो कहलाता था जलाली, और जो तांबे का सिक्का जारी किया था उसको दाम कहा जाता था। अगला प्रश्न है आना सिक्कों की शुरुआत किसने किया था? तो आना सिक्कों की शुरुआत किया था शाहजहां ने। अगला है किसने सिक्कों पर अपना चित्र बनवाया था? तो जहांगीर ऐसा शासक था जिसने सिक्कों पर अपना चित्र
बनवाया था। अगला प्रश्न है, किसके समय सबसे ज्यादा सिक्के ढाले गए थे? तो औरंगजेब के समय ही सबसे ज्यादा सिक्के ढाले गए थे। सिक्कों पर कलमा खुदवाना किसने बंद करवा दिया था? तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के कौन कौन से थे? तो जो बाबर ने चांदी का सिक्का जारी किया था उसका नाम था शाहरुख, और कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया जाता था जहां बाबर के समय। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। अगला है, आईने अकबरी या अकबरनामा किसकी रचना है? ठीक है, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना किया था। अगला प्रश्न है, तुझुके जहांगीरी किसने लिखा था? तो जहांगीर ने अपने स्वयं की आत्मकथा तुझुके जहांगीरी लिखा था। अगला प्रश्न है, शाहजहांनामा किसने लिखा था? तो इनायत खान ने शाहजहांनामा की रचना किया था। अगला है, पादशाहनामा किसने लिखा था? तो शाहजहां के जो दरबारी लेखक थे, कौन से? अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने पादशाहनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, रुक्काते आलमगीरी के लेखक कौन है? तो औरंगजेब जो है वो रुक्काते आलमगीरी के लेखक हैं। रुक्काते आलमगीरी क्या है? औरंगजेब के पत्रों का संकलन है। ठीक है, फतवाया आलमगीरी के लेखक कौन है? तो शेख निजामुद्दीन अहमद जो है वो फतवाया आलमगीरी के लेखक हैं। अगला, तुजुके बाबरी या बाबरनामा किसने लिखा था? वह किस भाषा में लिखा था? ठीक है, तो बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। अगला है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसके समय में किया था? तो अकबर के समय में किया था। अगला है, मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है? ठीक है, तो यह बदायूनी की रचना। अगला प्रश्न है, मंजुल बहरीन जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन, ठीक है, इसकी रचना किसने किया था? तो दारा सिकोह ने मंजुल बहरीन की रचना किया था। अगला है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के नेतृत्व में। किसने किया था? सॉरी, फैजी के नेतृत्व में किया गया था। किसने करवाया था? तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था। अगला है, पंचतंत्र जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। अगला है, पंचतंत्र के फारसी अनुवाद का नाम क्या था? तो अनवार सोहेली जो है पंचतंत्र के फारसी अनुवाद का नाम था। अगला प्रश्न है, लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। अगला, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी, बदायूनी और नकीब खान तीनों ने मिल करके महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या था? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम था रजमनामा। अगला है, उपनिषद, भगवत गीता और बाइबिल इन तीनों का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकोह ने इन तीनों का फारसी अनुवाद किया था। अगला, उदारता के कारण कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को अपनी उदारता के कारण जनता के द्वारा या प्रजा के द्वारा कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। उसके जस्ट एक वर्ष बाद हुआ था खानवा का युद्ध। अगला, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, जो उसकी कुल सेनापति का 1/3 हिस्सा था। देखिए, वैसे तो औरंगजेब जो है ये कट्टर मुस्लिम राजा था, कट्टर मुस्लिम बादशाह था, लेकिन उसके शासनकाल में बहुत सारे हिंदू सेनापति थे। अगला है, दीन पनाह भवन जो कि दिल्ली के पुराने किले में स्थित है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था हुमायूं ने। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो एकमात्र हिंदू शासक था हेमू, जो कि दिल्ली पर शासन करने वाला एकमात्र हिंदू शासक बना। अगला है,
हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन से क्रम का था पूछे तो ये 14वें क्रम का था। इससे पहले ऑलरेडी 13 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। किसके शासनकाल में पर्दा शासन या पेटीकोट शासन था? तो अकबर के शासनकाल में पर्दा शासन या पेटीकोट शासन था। क्यों था? क्योंकि अकबर की जो धाई माँ थी महामंगा और महिलाओं, इन सब का प्रभाव जो है अकबर के शासन के काल में यानी कि उसके बचपन के समय देखने को मिला था। अगला है, हजरते आला की उपाधि किसने धारण किया था? तो शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण किया था। इसके काल में कांधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। तो शाहजहां के काल में कांधार जो है मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता है। उसके बाद कभी भी कांधार मुगलों के साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाता है। अगला है, किसे जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, ठीक है, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। उसका कारण क्या था? कारण था कि उसका पुत्र खुसरो, जिसको गुरु अर्जुन देव ने शरण दिया था। ठीक है। खुसरो जो है जहांगीर का पुत्र था, जिसने अपने ही पिता से विद्रोह कर दिया था और चला गया था गुरु अर्जुन देव के साथ, जिसके कारण उसने जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी। अगला है, किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है, न्याय की जंजीर, जो कि एक सोने की जंजीर थी, आगरा के किले में किसने लगवाया था? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाया था। अगला है, किसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला, दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर जो है दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। अगला है, दीने इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल जो है दीने इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। अगला है, बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बीरबल का मूल नाम था महेश दास। अगला है, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो कविराज की उपाधि दिया था अकबर ने बीरबल को। अगला है, बीरबल की मृत्यु कब हुआ था? तो यूसुफजाई कबीले में विद्रोह हो जाता है, जिसको दबाने के लिए बीरबल जाता है। ठीक है। उसी समय विद्रोह को दबाते समय या यूसुफजाई कबीला से लड़ते हुए बीरबल की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, नौवें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। अगला, अकबर ने किस नगर को बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। अगला प्रश्न है, किसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे? तो हुमायूं जो है सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे और वो ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो हुमायूं सूबेदार था बदखसा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू के प्रयोग पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो मुगल काल में जो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था वो था जहांगीर ने। मुगल काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीवी का मकबरा, जिसको राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है या दिलराज बानो बेगम का मकबरा भी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने उसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किससे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है? बीवी के मकबरा को। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है। अगला, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां की जो पुत्री थी जहां आरा, उसने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा के आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के आराम बाग का निर्माण करवाया था बाबर ने। ठीक है। पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और राजा जयसिंह, इस दोनों के बीच में जो है
पुरंदर की संधि हुई थी। राजा जय सिंह कौन था? मुगल सेनापति था। और ये संधि कब हुई थी? 1665 में। अगला प्रश्न है, दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दिया था? तो शाहजहां ने दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था। अगला है, कौन ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? तो हुमायूं जो था वो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे और खुद उसको फॉलो करता था। अगला है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो है दीनपनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर करके हुई थी। कब हुई थी? 1555 में। वह हुमायूं के किस भाई ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? तो हिंदाल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और जो भाग रहा था तो निजाम नामक एक भिश्ती था, ठीक है, भिश्ती जिसको वर्तमान में नाविक बोला जाता है, उसने हुमायूं की जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि हुमायूं जिस तरह तमाम उम्र गिरते पड़ते चला उसी तरह गिरते पड़ते मुक्त हो गया? ये कहा था लेनपुल ने। क्यों कहा था? क्योंकि बहुत सारा जीवन हुमायूं ने अपने जीवन काल का घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया था, जो कि 1540 से लगभग 1555 तक था, ठीक है, और अंतिम में उसकी मृत्यु भी गिरते हुए हुई थी दीनपनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से, इसीलिए इसने कहा था कि गिरते पड़ते मुक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 211 है, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह था आलमगीर। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। और क्या बोलते हैं, पानीपत के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, किसमें मुगल बादशाह कौन थे? तो बक्सर के युद्ध के समय थे शाह आलम द्वितीय। अगला है, मुगल काल में किसे बादशाह निर्माता कहा जाता है? तो सैयद बंधु को मुगल काल में बादशाह निर्माता कहा जाता था। कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो फर्रुख सियार ने राजस्थान के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था। किसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी, ठीक है, स्थापित किया था या स्थानांतरित किया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किया था, औसुरी ने जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित कर लिया था अकबर ने। अगला है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया था? तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उससे खुश होकर के बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतरु पांडे। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वासी विलास की उपाधि दी थी। अगला प्रमुख प्रश्न है, तानसेन की प्रमुख राग कृति कौन कौन सी है? तो तानसेन की प्रमुख राग कृति है, पहला मियाँ मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्नाड़ा। ये चारों तानसेन की राग कृतियां हैं। अगला है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास, ठीक है। तानसेन पहले किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, तानसेन ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? तो अंतिम समय में मुस्लिम धर्म अपना लिया था, ठीक है। किसे शेर शाह के दरबार का अनुभव था? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे शेर शाह के दरबार का अनुभव था? तो वो था टोडरमल। अकबर के दरबार में आने से पहले वो शेर शाह के दरबार में नियुक्त था। अगला है, फैजी कौन था? तो फैजी था अबुल फजल का बड़ा भाई था, ठीक है। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? तो अबुल फजल की हत्या करवाई थी सलीम ने। सलीम के आदेश पर बुंदेला सरदार ने किया था। अगला है, दहसाला बंदोबस्त किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दहसाला बंदोबस्त जाना जाता है टोडरमल के नाम से, टोडरमल या टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। मान सिंह कौन था? तो मान सिंह भगवान दास का पुत्र था और राजा भारमल का पौत्र था। अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो बैरम खान का पुत्र था। बैरम खान कौन था?
अकबर का संरक्षक था। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खान। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किसने दिया था? ठीक है, तो अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दिया था अकबर ने। और कब दिया था? तो गुजरात विजय के बाद दिया था। अकबर है। अगला है, किसके कहने पर शाहजहां ने बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था? ठीक है, तो कविंद्राचार्य के कहने पर अकबर ने बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। अगला है, किसने दारुल हर्ब, जिसका अर्थ होता है गैर मुस्लिम देश, ठीक है, को दारुल इस्लाम यानी कि मुस्लिम देश बनाने पर जोर दिया? तो औरंगजेब ने इसका जोर दिया था। अगला है, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य कला का, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को। किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। और अगर आपसे पूछे चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछे तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है, जहांगीर के समय कैसी सैन्य व्यवस्था थी? तो जहांगीर के समय में दो प्रकार की मुख्य सैन्य व्यवस्था थी। पहला था 2 अस्पा, जिसमें 2 गुने घोड़े रखे जाते थे। दूसरा था सिंह अस्पा, जिसमें 3 गुने घोड़े रखे जाते थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ मुगल संधि 1615 में किनके बीच हुआ था? तो मेवाड़ मुगल संधि हुआ था खुर्रम या शाहजहां, ठीक है, और अमर सिंह के बीच हुआ था। खुर्रम कौन था? वो सेनानायक के रूप में युद्ध किया था। और अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र वो था। इन दोनों के बीच में मेवाड़ मुगल संधि हुआ था। अगला है, किसने कुरान को शासन का आधार बनाया? तो औरंगजेब ने कुरान को शासन का आधार बनाया था और उसी के अनुरूप शासन करता था। अगला है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी अकबर के समय। अगला है, उपवनों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। अगला है, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने किया था? तो पद्मावत पुस्तक की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना किसके शासनकाल में किया था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत पुस्तक की रचना की गई थी। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अगला प्रश्न, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय किसमें देखने को मिलता है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो स्थित है, कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है, सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा, उसमें हिंद तथा यूनानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मुगल वास्तव में कौन थे? तो मुगल जो वास्तव में थे वो चगताई तुर्क थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या था? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम था रजमनामा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस समद को। और अगला प्रश्न है, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो जड़ी कलम की उपाधि दी थी अहमद हुसैन कश्मीरी को। क्वेश्चन नंबर 247 है, न्याय की जंजीर। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर एक सोने की जंजीर हुआ करती थी। अगला है, चित्रणशाला की स्थापना किसने किया था? तो जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना किया था। ठीक है, बाबर के शासनकाल में कौन सा पद जो है काफी महत्वपूर्ण था? एक पद था जो काफी महत्वपूर्ण था, वो था वजीर का पद। वो बाबर के शासनकाल में काफी महत्वपूर्ण था। अगला है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, तो ये औरंगजेब के गुरु थे। तो दोस्तों यहाँ पे 250 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आगे हम और भी देखेंगे प्रश्न। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आगे हम 50 से अधिक प्रश्न थ्योरी के बेसिस पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थे अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? तो अकबर के 9 रत्न थे जिसको दरबार में थे। उसको याद करने का ट्रिक देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक लेकर गए हैं। कौन सा? बैट फैट MDH। ठीक है, ये 3 जो है अकबर के 9 रत्नों को याद करने की ट्रिक है। तो सबसे पहले बी से क्या आ जाएगा? बी से आ जाएगा बीरबल। उसके बाद ए से आ जाएगा अबुल फजल और फिर टी से आ जाएगा तानसेन। ठीक है, बैट से हो गया बीरबल, अबुल फजल और तानसेन। उसके बाद आता है फैट FAT। ठीक है, उससे क्या आ जाएगा? अगले देख लेते हैं। फैट से आ जाएगा, पहला एफ से आ जाएगा फैजी,
ए से आ जाएगा अब्दुल रहीम खाना खाना, और टी से आ जाएगा टोडरमल। तो ये हो गया फैट का। अगला क्या बचा, बैट फैट के बाद बता एमडीएच। ठीक है, एमडीएच से क्या हो जाएगा, देखिए एम से हो जाएगा मानसिंह, डी से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, और एच से हो जाएगा हकीम हुकाम। तो ये अकबर के नौरत्न थे। इनके कार्य देख लेते हैं। ठीक है, बीरबल जो है वो हाजिर जवाबी के लिए उनको रखा गया था। ठीक है, वो कविराज की उपाधि भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अबुल फजल, ये इतिहासकार थे, दर्शन साहित्य के विद्वान थे। ठीक है, तीसरा तानसेन, तानसेन जो है वो संगीतज्ञ थे, सभी लोग जानते हैं संगीतज्ञ थे। ठीक है, अगला है फैजी। फैजी कौन था, इसको राज कवि का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और अनुवाद विभाग का प्रधान भी था, वो फैजी था। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था, कवि एवं साहित्यकार था। और टोडरमल कौन था, टोडरमल जो है इसके राज व्यवस्था का प्रमुख था। ठीक है, या फिर कर का प्रमुख था, कर जो वसूला जाता था उसका प्रमुख था। अगला है मानसिंह। मानसिंह कौन था, अकबर का सेनानायक था। मुल्ला दो प्याजा कौन था, बुद्धिमान था, वाकपटु था और हाजिर जवाबी के लिए इसको रखा गया था। अगला है हकीम हुमाम। ये कौन था, रसोई घर का जो प्रबंधक था वो कौन था, हकीम हुमाम था। चलिए अगला देख लेते हैं, शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी। बहुत सारे प्रश्न आता है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रमुख है वो है लाल किला बनवाया था दिल्ली में, दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था दिल्ली में, और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रमुख जो है निर्माण करवाया था दिल्ली में। कौन कौन से, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का दीवाने आम और दीवाने खास, और दिल्ली का जामा मस्जिद, ये तीनों निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला देख लेते हैं कौन कौन सा निर्माण करवाया था। अगला है आगरे का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, दीवाने और दीवाने खास कहाँ निर्माण करवाया था, ये भी आगरा में निर्माण करवाया था। ठीक है, आगरा में भी और दिल्ली में भी निर्माण करवाया था। अगला है मोती मस्जिद, आगरा का निर्माण किसने करवाया था, ये शाहजहां ने। ठीक है, और शाहजहां ने क्या निर्माण करवाया था, तो शीश महल निर्माण करवाया था आगरा में। और मयूर सिंहासन का निर्माण, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का निर्माण भी किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। कहाँ करवाया था, वो करवाया था आगरा में। तो देखिए ये पांचों भी शाहजहां ने निर्माण करवाया था, लेकिन कहाँ निर्माण करवाया था, आगरा में। अगला देख लेते हैं, अकबर द्वारा निर्मित भवन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, या फिर जिसको आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछेगा कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। इलाहाबाद का किले का निर्माण करवाया था और लाहौर के किले का निर्माण किया था। ये तीनों किला किसने निर्माण करवाया था, अकबर ने। ठीक है, और क्या क्या निर्माण करवाया था, अगला देखते हैं, दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण करवाया था अकबर ने। कहाँ करवाया था, तो ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। किसने करवाया था, अकबर ने। यहाँ पे बुलंद दरवाजा होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला है पंचमहल का निर्माण करवाया था, इबादत खाने का निर्माण करवाया था और जोधाबाई महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, साथ ही साथ एक और क्या निर्माण करवाया था और देख लेते हैं। इसमें निर्माण करवाया था इबादत खाने का निर्माण, जोधाबाई महल का निर्माण और बीरबल के महल का निर्माण, अबुल फजल का महल का निर्माण और शेख सलीम चिश्ती के दरगाह का निर्माण। ठीक है, ये सब कहाँ करवाया था, ये सब करवाया था उसने, ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। ठीक है, जितना भी है वो सब फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के समाज सुधार। अकबर अपने समाज सुधार के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, अकबर के समाज सुधार कौन कौन से थे, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, दूसरा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तीसरा बाल विवाह पर रोक लगाया था, चौथा बहु विवाह पर रोक लगाया था, पांचवा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया था कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सकता है। ठीक है, अंतर जातीय विवाह मतलब अलग अलग जाति में विवाह करने को प्रोत्साहन दिया था, जजिया कर जो था वो समाप्त कर दिया था और तीर्थ यात्रा कर जो था उसको भी समाप्त कर दिया था। देखिए कितने सारे अकबर ने समाज सुधार के काम किए थे। यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देते हैं, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था, तो अकबर ने हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध पूछे तो अकबर ने, बाल विवाह पूछे तो अकबर ने। ऐसे अलग अलग करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने इसको अलग अलग प्रश्न ना बना करके एक सीक्वेंस में बना दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको याद कर सकें। अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य सुधार कौन कौन से थे। ठीक है, तो 2 प्रकार के मुख्य सैन्य सुधार अकबर के जाने जाते हैं। पहला मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर के समय लागू किया गया था, और दूसरा घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा थी अकबर के। ये दोनों सैन्य सुधार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं,
अगला है अकबर के भूमि सुधार कौन कौन से थे। ठीक है, तो अकबर के थे जब्ती प्रणाली, मतलब जो कर के रूप में सही प्रकार से लगान नहीं देता था या बहुत दिन तक लगान नहीं देता था, उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था और दूसरे को दे दिया जाता था, इसको कहा जब्ती प्रणाली। और दूसरा होता था दहसाला बंदोबस्त, जो कि 1580 में लागू किया गया था। यह क्या था, 10 साल के लिए कृषकों को उसकी भूमि दे दी जाती थी और उसके आधार पर कर वसूल किया जाता था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हुमायूं द्वारा भाइयों में राजस्व का बंटवारा। ठीक है, हुमायूं जब राजा बना तो उसने अपने भाइयों में राजस्व का बंटवारा कर दिया था। किसको क्या क्या दिया था ये पूछता है। ठीक है, कामरान को कौन सा दिया था, तो काबुल और कांधार को जो है कामरान को दे दिया था। ठीक है, अस्करी को कौन सा दिया था, तो संभल का जो हिस्सा था वो अस्करी को दे दिया गया था। हिंदाल को कौन सा दिया था, मेवात का जो हिस्सा था वो हिंदाल को दे दिया था। बाद में हिंदाल जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, जिसके बाद में हुमायूं और हिंदाल का युद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा कौन था, वो हुमायूं का चचेरा भाई था, उसको भी उसने बदखसा का जो है भाग दे दिया था, जो कि बदखसा एक सूबेदारी प्रथा थी। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, हुमायूं राजा बनने से पहले या बादशाह बनने से पहले बदखसा का सूबेदार था। ठीक है, वो किसको दे दिया था, सुलेमान मिर्जा को। सुलेमान मिर्जा कौन था, हुमायूं का चचेरा भाई था। अगला देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है हुमायूं के पुत्र कौन थे और पत्नी कौन था। ठीक है, तो हुमायूं का प्रथम पत्नी कौन थी, मानबाई, उससे उसका पुत्र हुआ था खुसरो। ठीक है, उसका द्वितीय पुत्र था जगत गोसाई। जगत गोसाई का पुत्र कौन था, सॉरी, द्वितीय पत्नी कौन थी, जगत गोसाई। जगत गोसाई का पुत्र था खुर्रम। बाद में यही जाकर के शाहजहां बनता है। ठीक है, और राज करता है। तृतीय पत्नी कौन थी, रुखसाना बानो। रुखसाना बानो का पुत्र कौन था, शहरयार। ठीक है, और चौथी पत्नी कौन थी, सलमा बानो। सलमा बानो से उसका पुत्र था परवेज। ठीक है, और पांचवी पत्नी कौन थी, नूरजहां। नूरजहां से एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के पुत्र व पुत्री कौन थे। ठीक है, तो शाहजहां का प्रथम पुत्र था दारा शिकोह। ठीक है, दूसरा पुत्र था औरंगजेब, तीसरा था मुराद बख्श और चौथा पुत्र था शाह शुजा। ये चार जो है शाहजहां के पुत्र थे। उसकी पुत्री कौन कौन सी थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और पुरहुनार बेगम। ये चारों जो है शाहजहां की पुत्रियां थी। अगला देख लेते हैं, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के जो पुत्र थे उसमें कौन राजा बनेगा, इसके लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, 1658 में। 1658 में हुआ था दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच में। ठीक है, शाह शुजा के बीच में हुआ था। दूसरा हुआ था धर्माट का युद्ध, ये भी 1658 में हुआ था। किसके मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। तीसरा युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, ये भी 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य फिर हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था देवराई का युद्ध, ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था 1669 में। ये एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे। तो ये जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय, राजपूत विद्रोह भी हुआ था, सिख विद्रोह भी हुआ था, सनातनी का विद्रोह भी हुआ था, और अकबर का जो है, अकबर द्वितीय बोला जाता है, औरंगजेब का पुत्र, उसने भी विद्रोह कर दिया था। तो औरंगजेब के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए।